नमस्कार साथियों। युवा सृजन संवाद के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अपने तमाम दर्शकों, श्रोताओं, शोधार्थियों, तमाम साहित्यकारों और हमारे तमाम नागरिकों का स्वागत करता हूँ। साथियों, युवा सृजन संवाद के माध्यम से हम निरंतर कला, वैचारिकता और साहित्य के स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और आप सभी का बेहतरीन प्रतिसाद हमको मिल रहा है। ये हमारे लिए एक अच्छा प्रोत्साहन है। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी बेहतरीन कार्यक्रम हम करते रहें। साथियों, आज केदारनाथ अग्रवाल जी की पुण्यतिथि है और हम अपने पुरखा कवि को याद कर रहे हैं इस विशेष व्याख्यान के माध्यम से। आप सभी जानते हैं, लोक जीवन के अद्भुत शिल्पी, लोक जीवन के यथार्थ के नए सौंदर्यबोध के जनक केदारनाथ अग्रवाल की कविताएं हिंदी साहित्य के दौर में, आज के इस माहौल में नया शिल्प रचती है, हम सबको प्रेरित करती है। केदारनाथ अग्रवाल जी की पुण्यतिथि के इस मौके पर आज जो विशिष्ट व्याख्यान होने जा रहा है, उसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संतोष भदौरिया जी। संतोष भदौरिया जी के बारे में संतोष भदौरिया जी हिंदी साहित्य में एक जाना पहचाना नाम है। फिर भी मैं अपने तमाम नए जुड़े साथियों को उनसे परिचय कराना चाहूंगा, उनका परिचय देता हूं। संतोष भदौरिया सर का जन्म हमीरपुर उत्तर प्रदेश के एक गांव बीमार में उनका जन्म हुआ था और उनकी आरंभिक शिक्षा उसी गांव में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद संतोष सर जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर के रूप में रहे हैं और तब से लेके आज तक सृजनात्मक साहित्य और वैचारिकता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं और नए शोधार्थियों को, नए रचनाकारों को प्रेरित करते आ रहे हैं। संतोष सर की जो अब तक की प्रकाशित किताबें हैं, उनमें अंग्रेजी राज और प्रतिबंधित हिंदी पत्रिकाएं, शब्द प्रतिबंध, बुंदेलखंड का स्वाधीनता आंदोलन और पत्र पत्रिकाएं, हिंदी की लंबी कविता का कद और अंग्रेजी राज, अभिव्यक्ति और बुंदेलखंड की पत्रकारिता। इन सब के अलावा संतोष भदौरिया जी की अभी एक नई प्रकाशित किताब आई है, हिंदी भाषा, परंपरा और प्रयोग, जो हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में एक बेहतरीन किताब है। इन मौलिक पुस्तकों के अलावा संतोष सर ने कुछ किताबों का संपादन भी किया है। इनमें केदारनाथ अग्रवाल कविता का लोक आलोक, इस किताब पर ही आज का व्याख्यान केंद्रित है। इसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल गद्य की पगडंडियां और केदारनाथ अग्रवाल जी की किताबों, जो उनकी कविताएं हैं, उनकी पुस्तिकाओं का संपादन भी प्रोफेसर संतोष सर ने किया है। संतोष सर को हिंदी साहित्य और भाषा के क्षेत्र में अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। इसमें आलोचना विधा के लिए मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रतिष्ठित वागीश्वरी पुरस्कार शामिल है। इसके अलावा हिंदी पत्रकारिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक उल्लेखनीय कार्य के लिए उनको राव बहादुर बुंदेला सम्मान से विभूषित किया जा चुका है। आपको प्रथम
डॉक्टर ब्रह्म स्वरूप शर्मा सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। संतोष भदौरिया जी के इस सृजनात्मक यात्रा में उनने देश भर में विभिन्न पत्रिकाओं, अखबारों में शोध लेख और अ, अ, तमाम आलेख प्रकाशित हुए हैं। आप सभी जानते हैं प्रोफेसर भदौरिया लोकधर्मी चेतना के साथ साथ बुंदेली जीवन और माटी के एक संवेदनशील अध्येता हैं। आप निरंतर प्रयासरत हैं लोक जीवन के उस प्राण को बचाने के लिए जो आज के दौर में लगातार कहीं खोता जा रहा है। आज का ये व्याख्यान इस मामले में भी बहुत विशिष्ट है कि हमारी माटी के जो रंग हैं, जो केदारनाथ अग्रवाल की कविता में झलकते हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो हम किस तरह से लेते हैं, उसको किस तरह से समझे। तो आज मैं संतोष सर को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपनी पुस्तक केदारनाथ अग्रवाल लोक और आलोक, कविता का लोक और आलोक पर हमें समृद्ध करेंगे। हम नए विचार से उत्प्रोत होंगे। मैं संतोष सर का स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक कुमार चौहान। मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अशोक ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहते हैं और भिंड जिले के अटेर स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में हिंदी का अध्यापन करते हैं। वो कविताएं लिखते हैं और लगातार वैचारिक लेखों से उनके हम परिचित हैं। मुझे आमंत्रित करने के लिए उनका बहुत आभार, और साथ ही युवा सृजन संवाद की युवा टीम जिसके डॉक्टर अशोक कुमार चौहान भी एक हिस्सा हैं, मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज एक ऐसे कवि पर बातचीत करने के लिए मुझे आमंत्रित किया जो मेरे बहुत प्रिय कवि हैं। प्रिय इसलिए कि केदारनाथ अग्रवाल पर काम करते हुए उनके जीवन, साहित्य और कर्म क्षेत्र को जानने का अवसर मुझे मिला है। आज उनकी 23वीं पुण्यतिथि है। हम सभी जानते हैं कि 22 जून सन 2000 को इस दुनिया से उन्होंने कूच किया और एक दूसरी दुनिया, जो रचना की दुनिया है, जो रचनात्मक दुनिया है, जो किसी भी रचनाकार की असल दुनिया होती है, उससे हम वाबस्ता हैं और उसी को केंद्र में रखकर हम कुछ बातचीत करेंगे। जिस पुस्तक की चर्चा अशोक जी ने की, जाहिर है उसका संपादन मैंने किया है, केदारनाथ अग्रवाल कविता का लोक आलोक। मगर जो मेरी बातचीत है वो बातचीत ठीक ठीक उस पुस्तक पर आधारित ना होकर कुछ ऐसे जरूरी मुद्दों पर होगी जिसको आज हमारे जुड़े हुए जो युवा पीढ़ी के साथी हैं, जो सुधीजन हैं, उनके लिए रुचिकर हो और कुछ बातचीत का हासिल भी हमारे सामने आ सके। हम केदारनाथ अग्रवाल को प्रगतिशील काव्यधारा की त्रयी के रूप में जानते हैं और उस त्रयी में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह का नाम आता है। ये तीनों कवि प्रगतिशील आंदोलन से निकले हुए रचनाकार या उसकी पृष्ठभूमि से आए हुए रचनाकार हैं। और हम जानते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल का जो संबंध है वो हिंदुस्तान के एक बहुत ही पिछड़े और अविकसित इलाके से है, जो इलाहाबाद से 200 किलोमीटर के दूर
बांदा नामक जिले या कस्बे से संबंध रखता है। उनके जन्म के बारे में हम जानते हैं कि कमासिन में उनका जन्म हुआ और कमासिन से निकलकर अध्ययन अध्यापन करते हुए, तो मैं चाहता हूं कि अपनी बातचीत उनकी कविताओं पर केंद्रित करूं। उनके कवि व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ या कोई रचनाकार कैसे बनता है, उसमें किन बातों की प्रमुख भूमिका होती है। वो अपने परिवेश से, परिस्थितियों से, अध्ययन अध्यापन से, आंदोलनों से, उस दौर में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन से किस तरह वाबस्ता रखता है और रहता है, और उसकी मनोभूमि किस तरह से बनती है। केदार जी ने अपने गांव, जिसको वो बहुत प्रेम करते थे, और बहुत सारी स्मृतियां गांव की उनकी कविताओं में, उनके गद्य में और उनके पत्रों में, पत्राचार में आती हैं, वो दिखाई देती है। कमासिन मेरा गांव नाम से उन्होंने एक कविता लिखी है, जिस कविता में वो अपने गांव को ठीक ठीक चिन्हित करते हैं। और मैं समझता हूं कि बुंदेलखंड के हर गांव को इससे पहचाना जा सकता है, उसकी पहचान बनती है। वो कहते हैं, वर्तमान में दिल्ली से दूर, बहुत दूर, पीड़ित, पराजित, अपमानित और त्रस्त, भय और भूख और बीमारियों से ग्रस्त जी रहा है मेरा गांव कमासिन, टिमटिमाटी लालटेन की तरह। ये केदार का गांव, जहां उनका जन्म हुआ और जहां से वो निकले। हम ध्यान दें कि भय अभी भी है, भूख अभी भी है, बीमारियां अभी भी हैं। जिस अमृत काल में हम ये बातचीत केदार जी पर आज कर रहे हैं, वो 75 वर्ष के बीत जाने और अमृत काल में पहुंच जाने के बावजूद आज भी हमारा जो गांव का व्यक्ति है, जो नागरिक है, वो अपमानित है, त्रस्त है, पीड़ित है, पराजित है। और ये गांव आज भी, केदार जी के ही शब्दों में कहूं तो, दिल्ली से बहुत दूर है। कमासिन एक जमाने में बांदा की तहसील हुआ करती थी, और कमासिन का हमारे स्वाधीनता आंदोलन में बार बार जिक्र आता है। उनके जो पिता, जो हनुमान प्रसाद जी थे, उनका व्यवसाय कृषि, व्यापार, पशुपालन, यानी एक आम भारतीय गृहस्थ जिस तरह का होता है, उस तरह का जीवन था हनुमान प्रसाद जी का। और उस जीवन में कुछ कविताएं भी वो रचते थे। प्रेम योगी मान नाम से कविताएं लिखते थे, और उनका एकमात्र संग्रह जो आता है वो मधुरिमा नाम से है। वो बहुत बाद में जाकर के इलाहाबाद के स्थानीय एक प्रकाशक ने उसको प्रकाशित किया था। इसी गांव में एक और कमासिन में जिससे केदारनाथ अग्रवाल का जुड़ाव रहा, वो ये था कि ब्रजभाषा के बहुत महत्वपूर्ण कवि पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल जी पैदा हुए, उनका संसर्ग रहा। और केदार जी की तीसरे दर्जे तक की पढ़ाई प्राथमिक पाठशाला गांव में हुई। केदार के जो बाबा थे, केदार जी के बाबा सजग व्यक्ति थे, सजग नागरिक थे, और गांव में एक किराने की और कपड़े की छोटी सी दुकान चलाते थे। आप जानते हैं कि अमूमन हर गांव में इस तरह की दुकानें होती हैं, और जिससे रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जरूरतें हैं, वो पूरी होती है हमारी। गांव के दरवाजे पर जो बड़ा चबूतरा था, उनके दरवाजे पर, उसमें हर साल रामलीला होती, और इसी रामलीला में केदार जी के जो पिता थे हनुमान प्रसाद जी, वो राम, लक्ष्मण, दशरथ, हनुमान की भूमिका में रोल अदा करते थे। यानी वहां पर रेगुलर ये गतिविधियां थी जो चलती रहती थी। यही चौपाल थी उनकी दरवाजे का जो चबूतरा, बड़ा चबूतरा जिसे कहते हैं हम, उसमें साल में 3-4 बार स्थानीय गवैयों का जमघट होता था, जिसमें ईश्वरी की फागें गाई जाती थी और ब्रजभाषा के गीत गाए जाते थे, और वो टोलियां रहती थी
तो ढोलक और मजीरे के साथ वो चौपाल। तो यानी केदारनाथ अग्रवाल की जो दीक्षा ग्रह था, जिसको हम कहें, वो उनके दरवाजे की वो चौपाल थी, जिसमें बुंदेली लोकगीत, संगीत और भक्ति साहित्य, ब्रजभाषा के गीत ये गाए जाते थे। इस तरह से उनका भक्ति साहित्य से, ब्रजभाषा से और संगीत से उनका परिचय हुआ, रामचरितमानस से परिचय हुआ, रामलीलाओं से परिचय हुआ। पाठशाला के ही प्राइमरी पाठशाला के 2 अध्यापक थे, जो पंडित रघुनाथ बिलौआ और शिव धनी राम, जो उनके चौपाल में लगातार आने वाले थे, बैठने वाले थे उनके पिताजी और बाबा जी के पास, और उससे साहित्यिक चर्चाएं होती, जिसमें ब्रजभाषा काव्य के प्रति अभिरुचि, गाने के प्रति अभिरुचि। और केदारनाथ अग्रवाल जी गीत भी गाते थे, गला उनका बहुत अच्छा था। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, सिंह वाहिनी का एक मेला लगता था जो देवी का मेला था, उसमें जब संध्या में कार्यक्रम होते थे तो केदारनाथ अग्रवाल जाते थे और वहां पर वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में गीत गाते थे। एक और स्थानीय हलवाई का जिक्र आता है जिनका नाम शिव प्रसाद था। शिव प्रसाद जी के यहाँ एक नौटंकी मंडली थी जो नाटक खेलती थी अलग अलग, और इस नौटंकी मंडली में भी लगातार केदार जी जाते थे और उस रिहर्सल को देखते थे। यानी एक मुकम्मल गांव जिसमें गीत भी है, जिसमें रामलीला भी है, जिसमें एक नाटक मंडली भी है जो नाटक करती है, ये सारी चीजें कमासिन में मौजूद थी। पिता की कुछ चूंकि साहित्य में रुचि थी, कविताएं लिखते थे, तो पिता ने एक पुस्तकालय भी बनाया था वहां, और उस पुस्तकालय में कलकत्ता से हिंदी दैनिक, स्वतंत्र दैनिक, बंबई के वेंकटेश्वर समाचार ये नियमित रूप से आते थे, जो केदार जी को बचपन में पढ़ने को मिलते थे। 10 साल की उम्र तक केदार जी कमासिन में रहते हैं और कमासिन 10 साल की उम्र में छूट जाता है। वो रायबरेली आते हैं और रायबरेली एक सरकारी स्कूल में 3 साल रहते हैं और 6वीं पास करते हैं। रायबरेली बांदा से जब वो आते जाते हैं तो रायबरेली आते जाते वो इलाहाबाद में रुकते हैं। पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल जी के यहाँ वो ठहरते हैं, क्योंकि वो कमासिन गांव के थे और इलाहाबाद रहने लगे थे। इसके बाद रायबरेली के बाद वो कटनी पहुंचते हैं। 7th क्लास में, 7वीं में प्रवेश मिलता है उन्हें, और पिता उनके वहां वैदिकी करने पहुंच जाते हैं कटनी में, और वहां वैद्य का काम करने लगते हैं। मगर वहां बहुत दिन नहीं रहते। यहीं पर पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी का संसर्ग उन्हें मिलता है। काव्य परंपरा का ज्ञान उन्हें कटनी में होता है, और कटनी में सिर्फ 1 साल रहते हैं। 7वीं पास करने के बाद वो जबलपुर आ जाते हैं। जबलपुर 8वीं करने लिए आते हैं। जबलपुर में एक मोहल्ला है मिलौनीगंज। मिलौनीगंज दरअसल साहित्यिक गोष्ठियों के लिए जानने सुनने का बहुत मौका उन्हें मिला। ये जबलपुर का मिलौनीगंज मोहल्ला ही था जहां केदार जी को पहली बार मतवाला, माधुरी और चांद जैसी पत्रिकाओं को देखने, हाथ से छूने और उन्हें पढ़ने का मौका मिला। यहीं पर जबलपुर में उन्हें पंडित कामता प्रसाद गुरु मिले, पंडित विष्णु पांडे मिले, गंगा विष्णु पांडे, पंडित प्रेम नारायण तिवारी से उनका परिचय हुआ। यहीं पर उन्होंने ब्रजभाषा के कवित्व और सवैया का गहन अध्ययन किया। ब्रजभाषा में बहुत रुचि थी केदार जी की। समस्या पूर्ति भी यहीं सीखी। साहित्यकारों का ये जो समूह था जबलपुर में, ये दरअसल ब्रजभाषा प्रेमी था, प्राचीनता प्रेमी था और छायावाद का विरोधी था। और वो दौर था जब छायावाद आया था, स्थापित हो रहा था, और छायावाद का चारों तरफ विरोध हो रहा था। गुलाब प्रसन्न जैन नाम के व्यक्ति उन्हें मिले, उनसे मित्रता हुई, और उन्हीं जैन साहब की मित्रता से उन्होंने पहली बार निराला और रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं से उनका परिचय। 8वीं वो जबलपुर से पास करते हैं और 9वीं के लिए वो इलाहाबाद आ जाते हैं।
इलाहाबाद आने के बाद 9वीं क्लास में यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, बीए इलाहाबाद से करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदू हॉस्टल में रहते हैं और 7-8 साल का जो समय है, लगभग 1924 से 1932 तक का जो समय है, उसमें यहाँ रामकृष्ण सिलीमुख मिलते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल पहले से परिचित थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, कृष्णवीर, पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह से उनका गहरा रिश्ता बनता है और बहुत कुछ। ये जो केदारनाथ अग्रवाल के बनने का जो इलाहाबाद का है, वो बड़ी भूमिका है। 7-8 वर्षों में वो बहुत कुछ जानते हैं, तत्कालीन साहित्यिक परिवेश को जानते हैं, उनके द्वंद्व क्या थे, संघर्ष क्या थे, उसकी गहरी छाप केदार जी के कवि व्यक्तित्व पर पड़ती है। ये ब्रजभाषा का प्रेम एक तरफ श्रृंगार, उसकी भाषिक बुनावट थी, तो दूसरी तरफ छायावादी काव्य आंदोलन का रूमानी मिजाज इलाहाबाद में उन्हें प्राप्त होता है। इसी दौर में इलाहाबाद में रत्नाकर रसिक मंडल नाम की एक संस्था थी और बहुत धूम थी उस संस्था की। और आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में रत्नाकर रसिक मंडल का बाकायदे जिक्र किया। सरस्वती पत्रिका से परिचित होते हैं और सरस्वती पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर केदारनाथ अग्रवाल जी का एक गीत प्रकाशित होता है। ये वह समय था जब केदार जी बुंदेलखंड के दलित पीड़ित जनगण की दुर्दशा और उनके अभावग्रस्त जीवन का यथार्थ, तो दूसरी ओर रोमांटिक कल्पना की छायावादी उड़ान से परिचित होते हैं। इसी के साथ इलाहाबाद में 7-8 वर्ष रहने के बाद वो कानपुर चले जाते हैं। कानपुर में वकालत की पढ़ाई करते हैं और सर्वथा नवीन साहित्यिक परिवेश मिलता है उनको। उस दौर में कानपुर सबसे बड़ा औद्योगिक नगर था। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की गूंज थी वहां। पूंजीपतियों के शोषण से बेहाल मजदूर वर्ग था, उसको देखा केदार जी ने। ट्रेड यूनियन आंदोलन, इस यथार्थ से आंखें चार हुई। यहीं पर उनकी मुलाकात बालकृष्ण शर्मा नवीन जी से हुई। बालकृष्ण बलदुआ वहां मिले। शैल बिहारी दीक्षित कंटक से मुलाकात हुई। गया प्रसाद शुक्ल सनेही से प्रगाढ़ता हुई। यहीं पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में हुआ है, उनका रिश्ता बना और समाजवादी आंदोलन, मार्क्सवाद को समझने की शुरुआत केदार जी की कानपुर से होती। 1930 के बाद जो देशव्यापी स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि में केदार ने स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ कम्युनिस्ट आंदोलन, किसान आंदोलन, युवा और मजदूर आंदोलन, मार्क्सवादी विचारधारा को गहराई से जाना और समझा। शोषण के जो औपनिवेशिक दौर था उसमें उन्होंने जाना कि इसका जो निर्णायक ऊर्जा है वो अंग्रेजी राज है, और इसी से उनकी एक नई समझ बनी। इसके बाद वो स्थायी तौर पर वकालत करने के लिए, मैं आपको बता दूं कि कानपुर रहते हुए भी एक बार वो लखनऊ निराला जी से मिलने साइकिल से कानपुर से लखनऊ तक गए थे और पहली मुलाकात निराला जी से उनकी लखनऊ में हुई थी। तो आप ये देखिए कि बांदा पहुंचने से पूर्व उनका गहरा रिश्ता रामविलास शर्मा और निराला जी से कायम हो चुका था। इसी दौरान उन्होंने अंग्रेजी और रूसी रचनाकारों को पढ़ा, उसके नजदीक गए, उस साहित्य का गहन अध्ययन किया। यही दौर था जब वो ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझ रहे थे। रामविलास शर्मा उनमें इनकी मदद कर रहे थे। और जब वो बांदा आते हैं वकालत करने, तो उनकी कविता की जो रंगत थी वो पूरी तरह से बदल जाती है। उनकी कविताएं सरस्वती, रूपाभ, हंस, नया साहित्य में निरंतर छप रही थी। बांदा आने के बाद उनके दोस्त जो ठाकुर वीरेश्वर सिंह थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने बांदा में ही साहित्य परिषद की स्थापना करते, और ये संस्था
जिसमें रामविलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन के अलावा बहुत बड़े साहित्यकार जाते हैं जिनका उन्होंने रचना पाठ रखा और जिस पर व्याख्यान। इसलिए केदार जी की जो कमासिन से लेकर के और कमासिन से रायबरेली, कटनी, जबलपुर, इलाहाबाद, कानपुर से होते हुए बांदा तक की जो यात्रा है, इस यात्रा की उनके व्यक्तित्व निर्माण में इन कस्बों का, इन शहरों का बहुत बड़ा योगदान। केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता की मूल्यांकन के बारे में बहुत सारी बातें हैं और ये माना जाता है कि रामविलास जी ने जो पुस्तक लिखी प्रगतिशील काव्यधारा और केदारनाथ अग्रवाल, उस पर बहुत मुकम्मल तरीके से और बहुत विस्तार से उन्होंने उनकी कविताओं को अलग अलग तरीके से चिन्हित करके उनको व्याख्यात किया है, विश्लेषित किया है। और रामविलास जी मानते भी हैं कि केदारनाथ अग्रवाल मूलतः किसान चेतना के कवि। जब केदारनाथ अग्रवाल जी कविता लिख रहे थे तो ये वो दौर है कि प्रगतिशील आंदोलन लगभग इस्टेब्लिश हो चुका था। केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, अज्ञे और मुक्तिबोध, ये पांचों लोग बहुत महत्वपूर्ण कविताएं लिख रहे थे। केदार जी ने लगभग, जैसा शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि 1930 के आसपास कविता लिखना शुरू कर दिया। उनका पहला संग्रह जो था वो नींद के बादल, युग की गंगा, वो 1947 के आसपास आ गए। नागार्जुन की युगधारा 1948 में आई और शमशेर की कुछ कविताएं 1949 में आई। यानी इन तीनों रचनाकारों की जो रचनाएं थी वो लगभग 36 या 37 साल की उम्र में इनका प्रकाशन हुआ और इनकी कविताएं हमारे सामने आई। पहला संग्रह जो बनाया था केदार जी ने वो प्रात केसर नाम से बनाया था, जो प्रकाशित नहीं हुआ और युग की गंगा, नींद के बादल में उनकी कविताएं वो आ गई। 1956 में उनका लोक आलोक काव्य संग्रह आया और 65 में एक महत्वपूर्ण संपादिक चुनी हुई कविताओं का संग्रह आता है, फूल नहीं रंग बोलते। और इसी संग्रह से केदारनाथ अग्रवाल की एक पहचान, एक मुकम्मल पहचान बनती है और लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। 65 में संग्रह आने के बाद लगभग इस संग्रह पर जब 2 साल तक चुप्पी रहती है तो शमशेर बहादुर सिंह 1967 में आलोचना में एक लेख लिखते हैं, रिव्यू लिखते हैं और रिव्यू का शीर्षक है छायावाद से अलगाव। बहुत महत्वपूर्ण स्थापनाएं देते हुए शमशेर बहादुर सिंह ये कहते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल की कविता किस तरह से छायावादी कवियों की कविता से अलग है, भिन्न है, विशिष्ट है। और उनका एक वक्तव्य मैं पढ़ देना चाहता हूं जिससे ये समझ में आए कि शमशेर बहादुर सिंह कहना क्या चाहते हैं। वो अपने लिखे में कहते हैं कि कई साल हो गए केदार के प्रतिनिधि संकलन फूल नहीं रंग बोलते हैं को निकले, सुनता हूं कि अभी तक कोई रिव्यू नहीं निकली, ना कोई चर्चा हुई। केदार के पहले 2 संग्रह नींद के बादल और युग की गंगा 1946-47 में प्रकाशित हुए थे और तीसरा लोक और आलोक 1956 में। केदार सन 30 से भी पहले से कविता लिख रहे हैं। इस स्थिति के क्या कारण हो सकते हैं, ये विचार करने की बात। यानी 1967 तक लगभग 30 वर्ष, 35 वर्ष कविता लिखने के बाद, 3 संकलन आने के बाद भी केदार जी को लेकर साहित्य के आलोचकों में एक चुप्पी का भाव था। और शमशेर बहादुर सिंह उसको रेखांकित करते हैं। वो आगे कहते हैं कि केदार जी में विशिष्ट क्या है, अलग क्या है, मुझे प्रिय क्यों है केदार जी। वो कहते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल शायद मुझे इसलिए प्रिय हैं कि मैं उनकी कविताओं में उसका दिल जैसे आर पार देखता हूं।
और वह दिल कितना हर तरह के हम्बग और स्नोबरी से पाक है। वह सहज ही किसी जादूगरी में नहीं फंसता। जो बात उचित समझ में आती है वह उसे खामखा ही गूढ़ नहीं लगती। एक होता है कविता का अपना मर्म। शब्द जिसका माध्यम होता है वह मर्म जैसे चमकती हुई आंखें रखता हो, स्पष्ट, गंभीर और सहज। केदार उसी को खोजता है। केदार जिस खोज की तरफ बढ़ा है वह है, अंत में कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात, समाज का सत्य, प्रकृति का खुला नैसर्गिक सौंदर्य, अन्याय के खिलाफ और मेहनत के पक्ष में वह बेझिझक बोलता है। यानी केदार की कविता समाज के सत्य की खोज की कविता है, प्रकृति के खुले नैसर्गिक सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाली कविता है और अन्याय के खिलाफ मेहनत के पक्ष में बेझिझक निर्भय होकर बिना डरे बोलने वाली कविता है। और पहली बार शमशेर बहादुर सिंह केदार की कविता को रेखांकित करते हैं लोगों के सामने, और छायावाद से कैसे वो अलग है, विशिष्ट है, ये रेखांकित करते हैं। और बहुत देर से ये बात हो पाती है। रामविलास जी, मैंने बताया कि प्रगतिशील काव्यधारा और केदारनाथ अग्रवाल वाली पुस्तक में बहुत महत्वपूर्ण पूरी प्रगतिशील काव्य आंदोलन को रेखांकित करते हैं और उसके साथ क्या रिश्ता है केदारनाथ अग्रवाल का और किस तरह से उसको वो आगे ले जाते हैं प्रगतिशील काव्यधारा को, ये कहते हैं। और उनका कहना है कि दरअसल केदार की चेतना मूलतः किसान की चेतना है। रामविलास जी कहते हैं केदार की कविता कथाकार प्रेमचंद की विरासत का अन्य विधा में क्रांतिकारी विकास है। यानी जो काम प्रेमचंद कर रहे थे कथा साहित्य में, गद्य में, अपने उपन्यास में, अपने कहानियों में, अपने जो लेख हैं उनमें कर रहे थे, वो प्रेमचंद की विरासत का अन्य विधा यानी कविता में क्रांतिकारी विकास केदारनाथ अग्रवाल करते हैं। और केदार की कविता में वो किसान अपने समूचे परिवेश के साथ विद्यमान है। जब वो प्रत्यक्ष नहीं होता तब भी आसपास झांकते आप उसे देख सकते हैं, झांकते उसे देख सकते हैं अपने आसपास। दूधनाथ सिंह जी की का एक बहुत महत्वपूर्ण संकलन है केदारनाथ अग्रवाल पर, और मैं समझता हूं, मेरी अपनी समझ है कि जो भी संकलन या संचयिता तैयार हुई हैं उनमें सर्वोत्तम वो संचयिता कही जा सकती है जो दूधनाथ सिंह ने की है। ओट में खड़ा मैं बोलता हूं, ये संचयन का नाम है और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, हम सबको उसे पढ़ना चाहिए। आगे कहते हैं रामविलास जी कि केदार जिस परिवेश से विद्रोह करते हैं उससे मूल विद्रोह उस किसान का है। केदार का गांव सारे देश की प्रगति दुर्गति का मानदंड बन जाता है। जिस कमाशिन की हमने बात की, जिस गांव की बात की, केदार टिमटिमाटी लालटेन के नहीं उगते सूरज के कवि हैं। ये सूरज मनुष्य के श्रम का सूरज है और इस नाम से उनका एक संग्रह भी है। इसलिए केदार का एक काव्यात्मक बयान भी है। बयान इसलिए कह रहा हूं कि वो अपनी बात को किस तरह से कहते हैं, जो बोले बोल अबोल नाम के कविता संग्रह में है। आप सभी जानते हैं कि केदार जी ने कविता तो लिखी और उनके बहुत सारे संग्रह हमारे सामने हैं, रचनावली आने वाली है, मगर उन्होंने कहानियां भी लिखी। उन्मादिनी नाम से उनका एक कहानी संग्रह, एकमात्र कहानी संग्रह है। इसके अलावा पतिया नाम से उन्होंने उपन्यास लिखा। यात्रा वृतांत, जो रूस की यात्रा की, एक यात्रा वृतांत लिखा। इसके अलावा निबंध के 3 संग्रह उनके आ चुके हैं जो हमारे सामने हैं, निबंध संग्रह। एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक जिससे अलग से कभी बातचीत हो सकती है और होनी चाहिए, वो है मित्र संवाद। लगभग 60-65 वर्ष की मित्रता का एक विरल दस्तावेज है मित्र संवाद नाम से पुस्तक। उसमें रामविलास शर्मा और केदार जी की जो मित्रता का ताना बाना है, उसमें हमारा समाज, हमारे आंदोलन,
उस दौर स्वाधीनता आंदोलन से लेके आजादी के बाद तक की स्थितियों का 65 साल का ब्यौरा है और बहुत दिलचस्प है। उस पर कभी बातचीत हम करेंगे। केदार जी कहते हैं, मैं हूं एक स्वाभिमानी कवि वकील, बांदा का निवासी, गांव से आया गांव का संस्कार लिए, जातीय जनजीवन की भाषा स्वीकार की। अपने आप को गांव का कहना, गांव के संस्कार का व्यक्ति कहना, जातीय जनजीवन की भाषा अपना कहन, अपना ढंग लेकर के आया। केदार जी इसको इन पंक्तियों में स्वीकार करते। दामोदर जी ने भी केदार जी पर बहुत कुछ कहा है और लिखा भी है, मगर कोई मुकम्मल किताब दामोदर जी की नहीं है उनके ऊपर। हालांकि विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने एक किताब लिखी है, हाथ का पेड़ नाम से एक किताब है। बहुत छोटी किताब है मगर महत्वपूर्ण किताब है। विश्वनाथ जी ने जो काम किया वो लगातार उन पर बोलते रहे हैं, लिखते रहे। दामोदर जी एक बार केदारनाथ अग्रवाल व्याख्यान माला के लिए हमने जब इलाहाबाद में आमंत्रित किया तो कुछ लोगों ने कहा कि केदार जी पर आपने उस तरह से नहीं लिखा जिस तरह लिखना चाहिए था, और आप मुक्तिबोध पर तो आपने लिखा मगर केदार जी पर नहीं लिखा। तो अपनी बातचीत के क्रम में उन्होंने ये बात कही और याद दिलाई कि मैंने कहाँ कहाँ उनके बारे में लिखा है और कहा है, और अगर उसमें कुछ कमी रह गई है तो क्षतिपूर्ति के रूप में मेरा ये व्याख्यान माना जाए। और वो व्याख्यान उनका लिप्यंतरण हो करके इस पुस्तक में, जो संपादित पुस्तक है केदारनाथ अग्रवाल कविता का लोक आलोक, इसमें वो लेख देशी ठाठ के कवि केदार नाम से संकलित। उस लेख में दामोदर जी कहते हैं कि केदार थे रोमांटिक, इसमें कोई शक नहीं। रूप रस इंद्रिय मिली है तो रूप रस से भरी दुनिया को प्यार करना, देखना, चाहना मनुष्य होना है। मनुष्य होने की पहचान है कि हम रूप रस से भरी दुनिया को प्यार करें, देखें, चाहें, उसको महसूस करें। मनुष्य थे, पृथक नहीं। लेकिन इस रोमानियत के बीच भी उनमें क्रांतिकारिता थी, जिसको मैं कहूंगा कि छायावाद के बाद आने वाली उस जमाने की प्रगतिशील कविता थी। और वो प्रगतिशील कविता जो सपने के साथ उदित हुई थी, एक स्वप्न लेके आई थी। प्रगतिशील कविता, प्रगतिशील आंदोलन एक सपने के साथ जमना। उन आरंभिक रहनुमा कवियों में हमारे निश्चित रूप से केदारनाथ अग्रवाल थे। केदार की कविता मेरे लिए और आपके लिए भी एक आईना है, और वह आईना अद्भुत है। उनकी कविता को पढ़कर तुलसीदास याद आते हैं, और तुलसीदास की 2 लाइनें वो अपने उस व्याख्यान में कहते हैं, जी में मुंह मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जाए अस अद्भुत बानी। यानी एक ऐसी कविता जो अद्भुत है, अपने कहन में, अपने शिल्प में, अपने सौंदर्य में अलग तरह की। और केदार जी खुद कहते थे कि कविता में एक रोमांस होता है। शुरू से अब तक मेरा कविता से चला और मैं उसी में डूबा रहता था। केदार जी ने खुद ये बात लिखी। केदार जी ये भी लिखते हैं, कहते हैं कि आज कविता नहीं आई, और वो कहना चाहते हैं कि कविता रोज नहीं आती। बांदा जो लोग गए हैं वो जानते हैं कि कचहरी की और मित्र संवाद पढ़ते हुए ये ध्यान दीजिएगा कि उसमें कचहरी के हवाले से अगर बातें निकाली जाएं तो एक अलग ही पुस्तक बन सकती। कचहरी और वो मुवक्किल, वकीलों का जमावड़ा, और बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी तंगदिली, बहुत सारी परेशानियां, वो एक खाद पानी का काम केदार जी की कविता के लिए बांदा की वो कचहरी करती थी। और कचहरी के किस्से वो मित्र संवाद में, चिट्ठियों में रामविलास जी को लिखते थे। इसलिए वो कहते हैं कि कविता आज नहीं आई। और ये भी कहते हैं वो कि कविता मैंने न पाई है न चुराई है। और एक बात कहते हैं कि किसान की तरह मैंने उसे जोत कर पैदा की। ये कविता न पाना न चुराना, स्वयं से अर्जित करना।
केदार जी इस तरह से कविता को अर्जित करते हैं, कविता को पाते हैं। मैंने जैसा कहा कि केदार के मानस के निर्माण का जो दौर है वो चौथा और पांचवा दशक है, और यही वो दौर है जब आजादी का आंदोलन था। केदार, नागार्जुन, शमशेर, मुक्तिबोध, अज्ञेय, त्रिलोचन, इनका भूगोल तो एक था, एक समय था, एक समय में रहते हुए कविता रच रहे थे, मगर प्रतिभा सर्वथा भिन्न, उसके रूप रंग अलग थे कविता के। क्योंकि ये हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि प्रतिभा अनुगामिनी नहीं होती किसी की, वो लीक नहीं पीटती या लीक पर नहीं चलती। और आगे ये बात कह भी गए हैं कि राय जिसकी है उसी की है, यानी अपनी राय कवि स्वयं बनाता है, और केदारनाथ अग्रवाल अपनी राय स्वयं बना रहे थे। एक बात और उनकी कविता के समझने के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि केदार जी की कविता, जटिल जो कविता होती है उसका विश्लेषण सरल होता है। तमाम बुद्धि, तर्क, आलोचना हम प्रयोग करते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं। छायावादी कविता के संदर्भ में ये बात कह सकते हैं हम कि एक विश्लेषण आप उसमें फिट कर सकते हैं। लेकिन जो कविता सहज है, सरल है, उस कविता के की व्याख्या में, विश्लेषण में आपको कठिनाई आएगी, मुश्किल आएगी। और ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता के साथ है। वो आपको बहुत सहज और सरल लगेगी पहले पाठ में, मगर जब ध्यान देकर के पढ़ेंगे तब लगेगा कि अरे ये इसका विश्लेषण कठिन है। इसलिए बहुत सारी कविताओं के लिए आलोचक, विश्लेषक की जरूरत होती है। मगर ऐसा भी होता है कि जहां आलोचक, समालोचक की जरूरत खत्म होती है, बड़ी कविता वहीं से शुरू होती है। और इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तुलसीदास है, रामचरितमानस है, नागार्जुन है। इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। बहुत सहज और सरल कविता लगेगी, मगर जब ध्यान देंगे तो पूरे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, सत्ता संरचना की बात कर रहे हैं, एक परंपरा की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की परंपरा, उसकी बात कर रहे हैं। धूमिल के यहाँ आप जब कहेंगे, यहाँ देखिए, केदारनाथ सिंह के यहाँ देखिए, या रघुवीर सहाय के यहाँ देखिए, ये कविताएं पाठ्यक्रमों में हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो लगता है कि सहज हैं, सरल हैं, समझ में आ रही हैं, मगर जब उसके डिटेल्स में जाएंगे, समझेंगे। इसलिए कविता वो बड़ी कविता होती है जो आड़े वक्त में याद आए, जो मुसीबत में याद आए, जब हम पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, तब कविता याद आए और हमारे अंतर नयन खोलने वाली, विकसित होने वाली, और उसमें आनंद भी मिले। और ये होता रहा है कि आप जाइए, लोक परंपरा में जाइए, लोक गीतों में जाइए, लोक की कविता में जाइए, कि जब मेहनत करके किसान आता है और जब बुंदेलखंड में ईसुरी को गाता है, तो आप देखिए सारी थकावट दूर हो जाती है, उल्लास है, आनंद है, सुख दुख सम्मिलित रूप से साझा करते हुए लोग हैं। इसलिए यही सारी बातें हैं जो बिना किसी कथात्मक आधार के केदार जी की कविताओं में कुछ इस तरह मिलती हैं कि हमें किसी आलोचक, समालोचक या व्याख्याकार की जरूरत नहीं पड़ती, और उनके निष्कर्षों की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। पाठक को सीधे जो संबोधित करे, उसके दिल में उतरे, ऐसी कविता केदार की कविता है। और व्यक्तिगत बातचीत में केदार जी ये कहते भी थे, उनका कहना था कि मुक्तिबोध की कविता मेरी समझ में नहीं आती। वो आग्रही थे इस बात के कि कविता ऐसी कही जाए जो हमारा किसान, जो हमारा मजदूर, जो हमारा आम जन है, जो गांव में बैठा है, जो बड़ी आबादी है, वो कविता को समझे, अपने कठिन समय में उसको याद आए। इसलिए
केदार जी पाठक के लिए एक नैतिक ऐसे जीवन के लिए वो कहते हैं कि उनके लिए ये कविता जरूरी है। दूधनाथ सिंह जी ने जिस पुस्तक का मैंने नाम लिया, ओट में खड़ा मैं बोलता हूं, संचयिता है उनकी भूमिका में वो लिखते हैं, केदार जी के बारे में कहते हैं कि उनकी कविता यानी केदार की कविता भारतीय कविता के क्लासिकल ट्रेडिशन के विस्फोट से निर्मित एक ऐसा तारों भरा आकाश है जिसमें हर तरफ बाएं फैलाए एक कवि अपनी निपट सरलता से हमें खड़ा दिखाई देता है। ये निपट सरलता से खड़ा हुआ तारों भरा आकाश लिए ये कविता का आकाश, ये केदार जी है। उनकी किसी भी कविता में राजनीतिक कविताएं हों, प्रेम की कविताएं हों, किसान जीवन की कविताएं हों, या स्त्री, दलित या मजदूर वर्ग की कविताएं हों, आंदोलन की कविताएं हों, कहीं भी नजर डालिए ये आकाश आपको दिखाई देगा। और केदार कहते भी हैं, इकला चांद, असंख्य तारे, नील गगन के खुले किवाड़े, कोई हमको कहीं पुकारे, हम आएंगे बाहें पसारे। ये ऐसा कवि है जो बाहें पसारे हर पाठक का स्वागत करने के लिए तैयार है। उनकी कविताओं में दरअसल जो प्रसाद तत्व है, जो सहजता है, जो गजब की संप्रेषणीयता है, उससे वो अपनी कविता का ठाठ खड़ा करते हैं, वो अपनी कविता को निर्मित करते हैं, जिसमें प्रसाद तत्व भी है, सहजता भी है और गजब की संप्रेषणीयता है। किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, निराला या छायावाद से ग्रहण करते हैं। मार्क्सवाद से और पीडब्ल्यूए से यानी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद केदार जी की कविता की अंतर वस्तु, शिल्प और भावबोध को बदलने में मार्क्सवाद ने, प्रगतिशील आंदोलन ने बड़ी भूमिका निभाई। और यही कारण था कि छायावाद से ठीक अलग उनकी कविताएं हमको दिखाई देती हैं, जिसकी तरफ शमशेर बहादुर सिंह ने इशारा किया है। इसलिए केदार जी ने अपने शिल्प को, भावबोध को, अंतर्वस्तु को, अपने कहने के ढंग को आमूल चूल बदल दिया है। इसलिए उनके यहाँ जो कविता मिलती है वो युग की गंगा, बसंती हवा, पयाम, वह जन मारे नहीं मरेगा, किसान से, कानपुर, पैतृक संपत्ति, गांव का महाजन, जनता, मिल मालिक, कुली, जन क्रांति, ये उनकी कविताओं के नाम है। यदि आएगा डॉलर, लेनिन, ये सारी कविताएं हिंदी कविता के पूरे दृश्य पटल को बदल देती। और पहली बार छायावाद के बाद इतना वैविध्यपूर्ण भावबोध लेकर के केदारनाथ अग्रवाल हिंदी कविता की काव्य परंपरा में उपस्थित होते। इसलिए केदारनाथ अग्रवाल महत्वपूर्ण है। कविता में नए किस्म के छोटे छोटे चरित्रों की निर्मिति वो करते। उनके यहाँ छोटे हाथ हैं किसान के, जो सूरज को उगाते हैं अपने श्रम से। ऐसे किसान हैं, ऐसे मजदूर हैं, जिसे केदार जी ने कविता का सर्वाधिक नया चेहरा प्रस्तुत किया, जो पहले नहीं दिखाई देता है। कुछ कविताएं हमें मिलती हैं, कुकुरमुत्ता मिलती है, भिक्षुक मिलती है, विधवा मिलती है, तोड़ती पत्थर मिलती है, इनकी चर्चा हम कर सकते हैं, मगर पूरे काव्य परिदृश्य में एक अलग तरह की रचनाशीलता हमें दिखाई देती है। इसलिए उनके वस्तु तत्व का नया अन्वेषण है। ये वस्तु अगर हम कहें तो प्रेमचंद की कहानियों से लगभग मेल खाता है, जहां छोटे छोटे चरित्र हैं, महत्वपूर्ण चरित्र हैं, जो समाज से, गांव से, हर हिस्से से आए हुए हैं और अपनी बात बेधड़क तरीके से कहते हैं, पूरी ताकत के साथ अपनी बात कहते हैं। यानी जो प्रेमचंद के गद्य का क्लासिक है, वो क्लासिक केदार की कविता में सबसे पहले अपना रूप ग्रहण करता है। और ये महत्वपूर्ण है, ये डिपार्चर पॉइंट है एक तरह से हिंदी कविता के लिए, प्रस्थान बिंदु इसे हम कह सकते हैं।
इसलिए केदार कहते भी थे कि कविता राजनीति नहीं होती, और उन्होंने कहा है कि नई कविता को खेत में खड़ा धोखार कहते थे। धोखार आप समझते हैं कि रात में जानवर ना आए खेत में, इसलिए वो धोखार खड़ा कर देता है, जिसको बिजूका भी कहते हैं, जो जिंदगी के निकट आने के बजाय दूर ले जाती है। इसलिए प्रगतिशीलता के मूल मुद्दों को लेकर केदार जी सजग और चौकन्ने थे, और सच्ची प्रगतिशीलता जीवन में आए राजनीतिक प्रभावों के चिंतन से आती, वो स्वयं कहते हैं। केदार जी का ही लिखा हुआ मैं आपके सामने एक वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। केदार जी कहते हैं कि सभी लेखक ये तो कर ही सकते हैं कि जीवन में छाई राजनीति से जो दुर्दशा हुई है, आज का संदर्भ और समय याद रखिएगा, सभी लेखक ये तो कर ही सकते हैं कि जीवन में छाई राजनीति से जो दुर्दशा हुई है उसका अपने साहित्य में मार्मिक अंकन करें, निरूपण करें। यही प्रत्येक साहित्यकार का उत्तरदायित्व है। वो आगे कहते हैं, इसीलिए फिलहाल साहित्यकार को अपने साहित्य सृजन में राजनीति के से उद्वेलित आवेशित होना चाहिए और जीवन की ओर उन्मुख रहकर जीवन में जीते जीते जीवन को जीवन के स्वर में कहना चाहिए। यही सच्ची प्रगतिशीलता। जीवन जीते जीते जीवन को जीवन के स्वर में कहना, और यही काम केदारनाथ अग्रवाल अपनी कविता में कर रहे थे कि जीवन जी रहे थे और जीवन जीते जीते अपनी बात वो जीवन के स्वर में कह रहे थे। इसलिए केदार जी मानते थे कि मनुष्य बने रहना हमारी सबसे बड़ी कसौटी, मनुष्य रहना, मनुष्यता हमने बनी रहे, ये सबसे बड़ी कसौटी थी। बल्कि गालिब ने कहा भी है कि बल्कि दुश्वार है हर काम का आशा होना, आदमी को मैसर नहीं इंसा होना। अब देखिए केदार जी अपनी कविता में इसको किस तरह से कहते हैं। वह नहीं 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 करता कोई काम, वह नहीं 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 करता कोई काम जो उसे करना चाहिए आदमी बने रहने के लिए। ये आदमी बने रहना, मनुष्य बने रहना शायद सबसे असल जरूरत हमारी आज की भी है। केदार जी जड़ों से जुड़े हुए रचनाकार हैं, और जब जड़ों से हम कह रहे हैं तो उनमें जनपदीयता, स्थानीयता, देशजता उनकी कविता के प्राण हैं। स्थानीयता और विश्वजनीयता का अद्भुत संयोग उनके यहाँ है, जिसको हम लोकल और ग्लोबल कहते हैं, मगर वो आज के अर्थ में नहीं है कि हम आर्थिक विकास के लिए और आर्थिक नीतियों के लिए सारी बाउंड्रीज तो खोल दें, मगर मनुष्य को बांधते जाएं, सीमाओं में जकड़ते जाएं, इस तरह की नहीं। इसलिए किसान का जो श्रम कौशल है आज भी भारतीय समाज का सूत्रधार है। ये किसान जीवन हमारी कविता का असली जमीन हो सकती है। पिछला जो किसान आंदोलन हमने देखा, इसलिए किसानी सौंदर्य बार बार उनकी कविताओं में आता है। वो खेत में खड़े हुए चने में, अलसी में, सरसों में, गेहूं में, धान में सौंदर्य देख लेता है। केदार जी की अगर दो कविताएं सिर्फ बची रहती तो केदार जी की ख्याति बनी रहती, और वो है चंद गहना से लौटती बेर और बसंती हवा। और केदार जब कवि स्वभाव सूर के नजदीक जब दिखाई देता है, सूरदास जो वक्तकालीन कवि थे, और वो कहते हैं कि राजनीति की रीत सुनो हो चरत वारी चर खेत, जब बादल ही खेत को चरने लगे। ये लगभग इस तरह की राजनीति आज हमारी हो गई है, उस राजनीति को हम देख रहे हैं। और कवि केदार क्या चाहते हैं, उनकी उदात्तता देखिए, उनका मन देखिए। वो कहते हैं, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं
चुप्पे चुप्पे, यानी केदार जी खेती और किसानी को किस तरह से, और चना के संदर्भ में जो चना, अलसी और सरसों हैं उसके बारे में आप सभी जानते हैं। सिर्फ मैं एक बार आपके सामने जो किसान का भावबोध है कविता में वो रखता हूं। शीश पर बांधे मुरैठा, हरा ठिगना चना सजकर खड़ा है। देह की पतली लचीली कमर वाली अलसी उगी है। ये जो सौंदर्य का विन्यास है खेती किसानी का, चने का, सरसों का, अलसी का, गेहूं का, ये पहली बार हिंदी कविता में केदारनाथ अग्रवाल के यहाँ प्रवेश पाता है। इसलिए वो कहते हैं कि जो व्यापारिक समय है, जो व्यापार है, जो महानगर है, व्यापारिक समय और नगरी में इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। ज्यों ज्यों हम इस व्यापारी नगरी से, महानगर से दूर जाएंगे तो ये जो प्रेम का व्यापार है, घनिष्ठता है, ये प्रगाढ़ होती जाएगी, ये वो कहते हैं। इसलिए चना, अलसी, सरसों, पोखर, मछली, बगुला, चित्रकूट की अनगढ़ जो चौड़ी पहाड़ियां हैं, बांज भूमि है, कांटेदार कुरूप पेड़ हैं, गर्रा नाला है, टुनटुनिया पहाड़ है, जहां कभी सच्चे प्रेम की कहानी सुनने की अभिलाषा रखता है। ये काव्य संसार है, ये वो दुनिया है केदार जी की, जिस दुनिया में उनका मन लगता है। केदार की कविताओं में जो धरती है वो राधा बनकर नाचती है और किसान कृष्ण हो जाता है। ये जो रिश्ता है सूर के यहाँ वो मिथक परंपरा में, उसको किस तरह से केदार लेकर के हमारे यहाँ आते हैं। इसलिए 1947 में जब युग की गंगा आती है, केदार जी का संग्रह आता है, तो घोषित करते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अब हिंदी की कविता न रस की प्यासी है, न अलंकार की इच्छुक है, और न संगीत की तुकांत पदावली की भूखी है। भगवान अब उसके लिए व्यर्थ है, कविता के लिए भगवान अब उसके लिए व्यर्थ है। आज जिसके की राजा शासक हैं, पूंजीपति शोषक हैं, अब वह चाहती है किसान की वाणी और जन जन की वाणी। स्पष्ट तौर पे कविता का स्वरूप क्या होगा, कविता का रूप क्या होगा, कविता का भावबोध क्या होगा, वो स्पष्ट कहते हैं। इसलिए आप याद करिए कि उनकी बसंती हवा में पूरी सृष्टि शामिल हो जाती है और महुआ में चढ़ती है, धम्म से करती है, रायगीर को धक्का देती है, गेहूं में लहर डालती है, और अंत में उनके यहाँ सिर्फ जनपद देश नहीं है, सारा विश्व, सारी सृष्टि। वो कहते हैं कि हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भूरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। ये सृष्टि आ जाती है, सृष्टि शामिल हो जाती है, और आप देखिए कि किस तरह से केदार जी की कविता विस्तार पाती, उसकी व्याप्ति कहाँ तक है, कितनी दूर तक है। और वो बबूल पर भी कविता लिखते हैं जो कांटों भरा है, जिसमें फूल आते हैं, जो उपेक्षित रहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बबूल उगाया है, कठोर जिंदगी वाला, हवा से वह डरता नहीं है, अपने आप पलता है। बबूल आप ही पला, हवा से वह ना डर सका, कठोर जिंदगी पला, न जल सका न मर सका। इसलिए कारण ये है कि जो मनुष्य है केदार की कविता में, वो भी छोटे हाथ सवेरा होते लाल कमल से खिल उठते हैं। छोटे हाथ सवेरा होते लाल कमल से खिल उठते हैं, और छोटे हाथ किसानी करते बीज नए बोया करते। नए बीज बोना कविता में, खेत में, ये लगातार ये काम केदार जी करते रहते हैं अपने कविता में, अपने जीवन में। इसलिए वो कहते हैं कि नहीं राम की नहीं कृष्ण की, धरती है केवल किसान की, और धरती केवल किसान की आज तक नहीं हो पाई, वो कारपोरेट की हो रही है,
वो बड़े बड़े पूंजीपतियों की हो रही है, मगर प्रत्येक मनुष्य को उसकी धरती नहीं मिल पा रही है। और केदार जी ये बात बहुत पहले कह गए, इसलिए वो टुनटुनिया पहाड़ की बात करते हैं, गुम्मा ईंट की बात करते हैं, चित्रकूट के बौड़म यात्री की बात करते हैं, सेठ महाजन की बात करते हैं, डॉलर की बात करते हैं, खादी में लिपटे हुए जो नेता हैं उनकी बात करते हैं, और इन नेताओं को डॉलर की चमक में बाहर डांस करते हुए देखते हैं। उनकी राजनीति कविताएं बहुत अलग तरह की कविताएं, और मैं समझता हूं कि इस आंदोलन विहीन समय में जब कोई बड़ा आंदोलन हम नहीं खड़ा कर रहे हैं किसानों के लिए, और हमारे देश में लगातार शक्ति, स्वाभिमान, साहस, निडरता और निर्लोभ की जरूरत है, उस समय केदार के नजदीक हमें बार बार जाना चाहिए। और वो कविता है जो कठिन समय में, आज के समय में लगातार हमें ताकत दे सकती है, हमें सहारा दे सकती है। इसलिए जो सत्ता की बुनियादों को हिला सकती है वो कविता, वो साहित्य हमारे काम का है। केदार जी की कविता पर अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरीके से बात हो सकती है। उनकी राजनीतिक कविताओं पर, प्रेम कविताओं पर, हे मेरी तुम नाम से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कविताएं लिखी, पत्नी को संबोधित करके, और उसमें प्रखर राजनीति चेतना है, सारी चीजें हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि इस कविता को बार बार पढ़ा जाना चाहिए, बुना जाना चाहिए। और वो खुद कहते हैं, वो कविता की ताकत को व्याख्यायित करते हैं। वो कहते हैं कि दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, मैंने अपने टूटेपन को कविता की ममता से जोड़ा, जहां गिरा मैं कविताओं ने मुझे उठाया, हम लोगों ने वहां प्रात का सूर्य उगाया। केदार की कविता किसी को गिरने नहीं देती, संभालती है, उठाती है, अपने संग हो लेने का भाव उस कविता में है, साथ चलने का आह्वान करती है। आज इस पुरखा कवि का, बड़े कवि का पुण्यतिथि, और मैंने समझा कि कुछ नहीं हो सकता तो आपसे कुछ बातें मैं साझा कर सकता हूँ, कुछ बातें रख सकता हूँ। आप सभी सुधीजन हैं, हमारे छात्र, विद्यार्थी या रिसर्च स्कॉलर या और भी जो सुधीजन इस बातचीत में जुड़े, साथ में आए, उनका मैं व्यक्तिगत तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ। युवा सृजन संवाद की युवा टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आपका बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। केदारनाथ अग्रवाल की कविता का फलक जितना विराट है, उनका व्यक्तित्व भी उतना ही विराट है। प्रेमचंद के आम जनजीवन के जो दृश्य थे वो विकसित होते हैं केदारनाथ अग्रवाल की कविता में। आम किसान मजदूर का जीवन उनकी कविताओं के केंद्र में रहा, उसका सौंदर्य बोध और उसकी प्रेरक शक्ति उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। सरल शब्दावली में ऐसी व्यंजनाएं जो हमें चमत्कृत करती हैं, एक नया उजास भरती हैं। तो आदरणीय संतोष सर की जो किताब है केदारनाथ अग्रवाल कविता का लोक आलोक, दरअसल लोक को आलोकित करने वाली कविताएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की। आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का मैं फिर से धन्यवाद अदा करता हूं कि आप सब जुड़े हैं। आप आगे भी इसी तरह हमें प्रोत्साहित करते रहिए, जुड़ते रहिए। नमस्कार।